हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का मैथ। उस कक्षा 9 के मैथ में हमने स्टार्ट किया था रेखा गणित, और रेखा गणित में सबसे पहला जो बेसिक था वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो हमने जो बेसिक चीज़ें होते हैं, जैसे बिंदु क्या होता है, रेखा को क्या होता है, वो हमने सीख लिया था। ठीक है, जैसे हमने एक सीक्वेंस भी देखा था कि हमने बिंदु पढ़ा, फिर उसके बाद रेखा, उसके बाद फिर कोण आएगा। ठीक है, फिर वही हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हमने बिंदु पढ़ लिया था, अब इसमें हम पढ़ेंगे रेखा भी, उसमें हमने पढ़ लिया था। अब जो चैप्टर है, अब इसको लेसन 6 का बेसिक ही मान सकते हो, जो भी आपको मानना हो मानो, लेकिन फिलहाल ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे। रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया कि बिंदुओं के बिंदु पथ को हम रेखा कहते हैं। अब जब दो रेखाओं का कटान होता है तो उनके बीच को झुकाव बनता है, उनके बीच का जिसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ज़्यादा हम समय ना बर्बाद करते हुए हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई प्रॉपर करते रहिए, प्रॉपर संस्कार के साथ। ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा, क्योंकि जो हमारा मोटो है वो मैं तो उसे फॉलो ही करूँगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या है कि जैसे कोण, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई चीज़ न बचे जो ना समझे। बस शर्त एक ही है कि आपको प्रॉपर देखना है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे हम सबसे पहले पढ़ते कोण। कोण क्या होता है, दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब दो सरल रेखा होगी, ठीक है, उसके बीच के झुकाव को कोण कहेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो ये हो गई झुकाव, तो यह भी कोण है, और एक बाहर वाला झुकाव, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप बेसिक समझो कि दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब क्या है फिर कोणों के प्रकार। अब हमने कोण पढ़ लिया कि दो सरल रेखा कहीं भी झुकी रहेगी वहाँ पे कोण बनेगा, क्योंकि दो सरल रेखा कहीं भी झुकी रहेगी वहाँ पे कोण बनेगा। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी रेखा झुकी कोण है, यहाँ भी रेखा झुकी कोण है, यहाँ भी रेखा झुकी काट रही है एक दूसरे को, यहाँ भी झुकी कोण है, मतलब जहाँ भी रेखा झुकेगी वहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है, हमारा ये सिंपल से बेसिक था। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम वैसे तो होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 7 प्रकारों में यहाँ बांटे हैं मेन। ठीक है, सबसे पहला शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहद कोण, संपूर्ण कोण। कोणों को हम 7 भागों में बांट लिए। ठीक है, और यह कुछ होते हैं अन्य कोण। अन्य कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होगा, एकांतर कोण क्या होगा, बहिष्कोण क्या होता है, संलग्न कोण क्या होता है, इन सभी का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमें आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है। इन सब का डेफिनेशन हमें कॉपी में लिखा होना चाहिए, प्लस वो प्रॉपर हमारे जुबान पे होना चाहिए। उसे 8 बार 10 बार उसे पढ़िए, उसे रटिए, क्योंकि ये सब चीजें हैं जब कहीं भी लिखा आपको मिल गया पूरा क्या कोटि पूरा कोण, तो आपके दिमाग में यह नहीं सोचना है कि नहीं ये तो हमने कहीं पढ़ा था या कुछ ऐसे वैसे। आपको माइंड में तुरंत वो क्लिक करना चाहिए। इस हिसाब का मतलब आप पढ़ाई रखो, समझे। तो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम भी अपने समय में ऐसे करते ये सब हम सारे रटे थे, इसलिए हमको इसमें पढ़ाने में इंटरेस्ट है, और हम अपने समय जब पढ़े थे तो हमें उस समय भी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखो संगत कोण, एकांतर कोण, एक कोटि पूरा कोण, संपूरक कोण, उसके बाद फिर अंतः कोण, सम्मुख कोण, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, ये सारे कोणों के प्रकार है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। जहाँ देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी चीजें होती है जैसे रटाना कुछ नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और उससे आप पढ़ ही रहे हो, समय दे ही रहे हो, तो उस पर समय दोगे तो आएगा समझ में, उसे ऐसा क्यों नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब पहला देखो क्या है, शून्य कोण। वह कोण जिसका मान शून्य है वो शून्य कोण कहलाता है। अब जैसे अब आप कहोगे हाँ ये तो हमें पता है 0 डिग्री होता है, मतलब मान शून्य होता है, तो इसे लिखने की क्या जरूरत, हमें याद है। नहीं, आपको नोट्स बनाना है, वह आपको अभी याद है, लेकिन आपको 1 साल बाद आपको जब पेपर का समझ में आएगा तब नहीं याद रहेगा। लेकिन इसका आगे भी यूज है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए कम से कम इसे लिखो, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उससे तो कम से कम आप प्रॉपर लिखो। इसलिए आपको ये सब चीजें डेफिनेशन एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लिखो, याद करो, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप उसका जो स्पष्ट एग्जैक्टली जो आंसर है आप वो दो, ताकि उससे जो पूछने वाला हो उस पर भी आपका अच्छा इम्पैक्ट जाए, और आपको अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो, थोड़ा सा नहीं, आपको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ कि रेखा गणित तभी आएगा जब आपको एक एक चीज मुंह जुबानी याद रहना चाहिए जैसे बताया जा रहा है।
अगर आपको ऐसे जैसे बताया जा रहा है वैसे कर ले रहे हैं तब आपको एक एक चीज़ याद रहेगा, ठीक है। तो याद करेंगे तभी आगे समझ में आएगा। अब जैसे रेखा में भी, अब जैसे अगर आप रेखा का प्रकार नहीं याद किए, अब यहाँ पे आगे पढ़ने, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा। समझ में आया समांतर रेखा क्या होती है? तो आपको समांतर रेखा ये मत सोचो नहीं जो समांतर कभी नहीं करती, आपको उसका डिफिनेशन क्या है कि जब दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समान होती है तो समांतर रेखा कहते हैं। तो जो भी उसका डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। रेखा का दिया तो रेखा का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो एक एक छोटी छोटी चीजें एकदम वो कंठस्थ होनी चाहिए, तब आएगा पढ़ने में मजा, ठीक है। देखिए जैसे हम आपको बीच में लाएंगे कहीं भी तो आपको समझ आएगा कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। फिर देखिए हमने शून्य कोण पढ़ लिया, अब न्यून कोण। पहले शून्य पे शून्य कोण जो था, देखिए मान लीजिए यह जो है यह पहले ऐसे देखो, जब यहाँ पे जब वह कोण जिसका मान 0 से अधिक और 90 से कम हो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। तो 0 से अधिक होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए तो वो न्यून कोण कहलाएगा। अब देखिए जब इसे ही हम 0 पे ला दे तो वो शून्य कोण। अब शून्य कोण का मतलब एक किरण नहीं है, वो दो ही रेखा है लेकिन वो उठी नहीं है, इसलिए उसे शून्य कोण नाम दे दिया गया था, ठीक है। अब समकोण, जब वह कोण 90 अंश हो जाए तो समकोण कहलाता है। तो वह कोण जिसका मान 90 अंश हो समकोण कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि समकोण की परिभाषा बताओ, तो आप समकोण, तो ये थोड़ी ये नहीं कहना है कि जिसका मान 90 होता है, किसका मान 90 होता है, ये क्या होता है? आपको प्रॉपर एकदम स्पष्ट बताना है कि वह कोण जिसका मान 90 अंश हो वह समकोण कहलाता है। आपको यह पूरा लाइन बोलना है, ठीक है। तो सही बोलेंगे तो सही कॉन्फिडेंस आएगा आपको और सही चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए अधिक कोण, ऑप्टिक एंगल। अधिक कोण का मतलब होता है वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो, तो वह क्या होता है? अधिक कोण होता है, ठीक है। तो 90 जब 0 था, फिर जब 0 से 90 के बीच में आया तो न्यून कोण हुआ, फिर न्यून के बाद जब 90 हो गया तो समकोण हुआ, फिर जब 90 से अधिक 180 से कम है तो अधिक कोण होगा। अभी तो सीरियल से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 180 अंश हो वह ऋजु कोण कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे आ जाए तो जब इसका मान 180 है तो वह एक ऋजु कोण कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके लिए थोड़ा थोड़ा नया नया नाम होगा। अगर सुने होंगे पहले की तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं सुने हैं तो आपके लिए नया ही सही। आप इसे एक बार दो बार देखिए, समझिए और ये मान लीजिए कि जिस दुनिया में ये चीज होता है, ठीक है। जैसे जब आप जानकार हुए, आपने मोबाइल को देखा, आप उसे चलाना सीख गए, आप उसमें इंटरेस्टेड हो गए और उसके बिना आप रह नहीं सकते, तो आप ये नहीं सोचे कि नहीं क्या होता है, बस वो आया नया चीज, कोई यंत्र, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सेम उसी चीज पढ़ाई में भी है, जो नई नई चीजें मिलती जा रही हैं आप उसे केवल एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं ऐसा है, बहुत ज्यादा उस पर डाउट न रखिए, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऋजु कोण, तो अब कहीं भी आएगा स्ट्रेट एंगल ऋजु कोण, तो आप ये भी वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब देखा क्या है, उसके बाद फिर क्या है, वृहत है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। इसका 3 नाम होता है, रिफ्लेक्स एंगल का इसका 3 नाम होता है, या तो वृहत कोण का देगा, या तो प्रतिवर्ती कोण का देगा, या तो पुनर्युक्त कोण का देगा। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण से नाम लेकर कई आगे जो 6.1 में है कई सवाल दिया है, तो जब आपको ये कोण के बारे में पता ही नहीं होगा तब आप तो इसका मान कैसे निकाल पाओगे, ठीक है ना। इसलिए आपको डेफिनेशन, आपको ये बेसिक आपको आना चाहिए, बाकी तो वो सब तो आप लगा ही लोगे, ठीक है ना, लेकिन आपको एक क्रम से बेसिक तो आना चाहिए, ठीक है। तो वृहत या प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल, तो वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो तो वो क्या कहलाएगा, वह वृहत कोण कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जब यह कोण जब इधर 280 बन गया तो इधर यह क्या होगा, यह देखो इधर 90 से अधिक है, जब इधर से ले रहे हैं तो यह रिफ्लेक्स एंगल बन गया, या वृहत कोण बन गया, या प्रतिवर्ती कोण बन गया। लेकिन जब इसे क्लॉकवाइज लेंगे, इधर को घुमाएंगे, तो यह कौन सा कोण बना, ये हमारा अधिक कोण बना, ठीक है। तो मतलब कोण कई प्रकार से, मतलब एक ही में कई कोण बनेगा, बस वो हमें देखना है कि हम किस तरफ से ले रहे हैं, तो हम इस तरफ से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सवाल में क्या क्या देगा, जैसे ऐसे देगा, ये मान दिया रहेगा, पूछेगा इसका वृहत, जैसे यह मान दिया रहेगा, बोलेगा इसका वृहत या प्रतिवर्ती कोण बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। यह दिया रहेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। समझ में आया, थोड़ा सा बेसिक ऐसे चलती रहिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या है, अब देखिए फिर उसके बाद क्या है, संपूर्ण कोण। इसका सारा नोट्स आप प्रॉपर ऐसे बनाते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। जब इतना सब कुछ लिखते जाएंगे, जैसे बता रहा हूं वैसे किए जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, प्लस आप दूसरों को बता भी सकते हैं, आपको इतने अच्छे लेवल तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो संपूर्ण कोण, संपूर्ण क्या क्या होता है, वह कोण जिसका मान 360 होता है संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या किया, ये घड़ी की सुई जैसे चलती है ना, ऐसे ऐसे मान लो हम उल्टा चला दिए, तो हम ऐसे 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 चला के ये यहाँ पे ला दिए, कितना एंगल घुमा, 360 डिग्री घूम गया, तो वह कोण जिसका मान 360 अंश हो वह क्या कहलाता है, वह संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना, ठीक। मतलब फिलहाल जो आपको जितने भी ये मान के आधार पर जितने कोणों की संख्या बताया गया वो आपको पता चल गया, ठीक है।
अब देखते हैं, अब आप इसको फिर से वीडियो को अगर समझ में तो ऐसे आ ही गया होगा, अगर थोड़ा सा डाउट है तो आपको अभी फिर से इसको रिवाइज करके इसका नोट, और साथ में वीडियो रोक रोक कर आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे हमें आता है कुछ नहीं होता। आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है। अब ऐसे तो पहले भी आता था, अभी देखने की क्या जरूरत थी, लेकिन आप देख रहे हो ना, तो इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, ठीक है। इसलिए आप नोट्स बनाते हुए चलो। फिर क्या है, अन्य कोड। अब अन्य कोड में क्या है, संगत कोड। अब देखिए, अब ये सब, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आ गया हमारा रेखागणित वाला पोर्शन। अब यहीं से हमारा स्टार्ट होगा अच्छा वाला चीज़ है, ठीक है, वो सब बेसिक है। अब देखो, इसको बस लाइन बाय लाइन समझते जाए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को, तो दो समांतर रेखा हमारे कौन से है, एल तथा एम है, ठीक है, एल तथा एम है। पहले ऐसे समझ में आएगा, जैसे बोलते वैसे समझिए। जब दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, कोई तिर्यक रेखा काटती है। अब कहीं भी तिर्यक रेखा का या तिरछी रेखा का, दोनों का मतलब एक ही है। देखो, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये टी यह काट रहा है, ठीक है, मैंने कटवा दिया। तो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखाओं के एक ही और बने कोड संगत कोड कहलाते हैं। संगत कोड क्या कहलाते हैं, फिर से बताइए, क्या नहीं समझ में आया, क्या कहें, थोड़ा सा समझ में नहीं, फिर से बताइए क्या है। यहाँ तक तो आपने बताया समझ में आया कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ तक तो आपने बताया समझ में आएगा, ठीक है भैया, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कटवा दी है। अब क्या कराएगा, तो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा, तो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोड, एक ही और बने कोड। कौन कौन से एक ही और बने कोड, देखो अब यही समझना है। एक ही और बने का सेंस, एक ही और बने हो और एक ही मॉडल के हो। एक ही और बने और एक ही मॉडल, कौन कौन से कोड भी, अगर हम इस साइड ले वाले बने कोड संगत कोड कहलाते हैं, ठीक है, और ये बराबर भी होते हैं, ये आपको आगे प्रूव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये समझो संगत कोड है कौन कौन सा, बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले अब देखो, इसमें बोला है कि जो समांतर रेखाओं के, समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखाओं के एक ही और बने कोड। देखो अब हमने ये ले लिया, ये समांतर रेखा ले लिया, तिर्यक ले लिया। अब हम सबसे पहले राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो जो इस साइड है, सबसे पहले टोटल 4 कोड बने, इसको ढक ले रहे हैं, चार कोड बने। कौन कौन से बने, 1 3, देखो कोणों को ऐसे नाम दिया जाता है कि एक ऐसे कर दिया, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, ठीक है। तो इस सबसे पहले 4 कोड बने, 1 3 2 4, ठीक है, बन गए। ये कोड 1, कोड 3, कोड 2, कोड 4 बने, ठीक है। अब इसमें एक ही और बने कोड समांतर को संगत कोड कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही और बने तथा एक ही मॉडल को, जैसे देखो ये कोड और ये कोड सेम दिख रहे हैं। अगर आप चांदा से नापोगे ना लगाकर, तो इन दोनों का कोड समान ही आएगा। इसलिए कोड 1 और कोड 2 क्या है, संगत कोड है, ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार अब जब चांदा के उल्टे लगाओगे तो देखोगे यह कोड और यह कोड एक समान लग रहा है, संगत है। समान मतलब संगत, यह कोड एक समान है, संगत है, इसलिए संगत कोड। यह कोड और यह कोड एक समान है, इसलिए संगत कोड। समझ में आएगा, सिंपल सा बात। यह कोड, कोड 1 कोड 2 इसके बराबर है, सीधे देखने से लग रहा है कि भाई यह इसके बराबर है, चूंकि ये देखो यह इसके तो बराबर नहीं होगा, चूंकि ये उल्टा लग रहा है, इसके संगत होना चाहिए, इसके संगत। देखो इसका संगी ये, इसके संगत ये, इसके समान, और ये बराबर भी होगा, ठीक है। कोड 1 बराबर कोड 2 संगत कोड है, ठीक है, और कोड 3 बराबर कोड 4, ठीक है, समझ में आएगा। उसी प्रकार देखो 5 के बराबर कौन है, 5 की तरह दिख रहा है कोड 6, मतलब कि यह इसके बराबर है। मतलब कि अगर यह 120 है तो यह भी कितना होगा, 120 होगा। अगर यह 60 है तो यह भी 60 ही होगा। अब चाहो तो चांदा से नाप लो। देखो ओवरऑल क्या है कि यह कोड बना रहा है, और चांदा से नापने पर तो सेम ही आना चाहिए, तो ये चांदा से नापने पर सेम आएगा, ठीक है। इसलिए संगत कोड बराबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे समझे समझो, लेकिन देखो संगत कोड मैंने आपको बता दिया, यह संगत कोड है, ये और ये संगत कोड है, ये और ये एक संगत कोड है, ये और ये संगत कोड है, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है, फिर से वीडियो पीछे करके समझो मैंने क्या बताया, ठीक है। और संगत कोड क्या होता है, बराबर होते हैं। अब जैसे आपको सवाल क्या दे देगा, ये दे देगा कि यदि ऐसे ऐसे काट देगा, नाम आपको अपन इस देना है कि बोलेगा कि यदि कोड 1 बराबर 60 अंश, ठीक है, तो आप कोड 2 बताओ, तो कोड 2 आप बताओगे, ये भी क्या होगा 60 अंश होगा, क्यों, संगत कोड बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक, बस ऐसे चलते रहो, बस ऐसे समझते रहो, समझ में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो कोड 1 कोड 2 कोड 3 कोड 4 कोड 5 कोड 6 कोड 7 कोड 8 संगत कोड समझ में आएगा, ठीक है। अब एकांतर कोड क्या होता है, एकांतर मतलब देखा होता है तिरछा। अब एकांतर कोड क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, यहाँ तक आपने बताया, समझ में आया था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा हमने कटवा दिया, तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के विपरीत दिशाओं में बने कोड एकांतर कोड कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि देखो उसमें क्या था, एक ही दिशा में बना कोड, इसमें क्या है उल्टा लेंगे। कैसे लेंगे, देखो शुरू में आप कुछ चीजें रट भी सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आए, वो आपको समझ में आती जाएंगी, लेकिन इसमें रटने लायक कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो रटो। जैसे संगत के लिए मैंने आपको बता दिया था, संगत के लिए ये और ये
ये और ये और ये और ये संगत कोण है। संगत कोण मतलब एक समान, देखो संगति वाला, ठीक है, दो समान संगति में एक समान होते तभी दोस्त बनते हैं, उसी प्रकार संगत कोण बना। अब एकांतर कोण का मतलब उल्टा, देखो ये कोण और ये कोण। देखो अब दो चीजें देखेंगे, एकांतर में हम अंदर और बाहर दोनों वाला चीज देखेंगे, ठीक है, और संगत में अंदर बाहर कुछ नहीं देखते, बस समान कौन संगत है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो हालांकि है दोनों एकांतर कोण, लेकिन हम एक और स्पेसिफाई कर देते हैं कि एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। सबसे पहले देखो बाह्य कोण यह है, ये लाइन के बाहर वाली 4 8 1 5, ठीक है, 4 8 1 5 ये क्या है, ये है आपके बाह्य कोण। और अंतःकोण कौन से है, 6 2 7 8 6 2 7 3 6 2 7 3, ये क्या है, यह अंतःकोण है। पहले सबसे पहले अंतःकोण और बाह्य कोण समझ में आया, ठीक है, हमें अंतःकोण और बाह्य कोण समझ में आएगा। अब क्या है एकांतर, संगत कहेगा तो बात अलग, उसमें तो उसका लॉजिक अलग है, लेकिन अब बोला एकांतर। एकांतर का मतलब देखो, एकांतर का मतलब कि देखो ये ऐसे होगा कि सबसे पहले हम बाहर की बात करें तो देखो उल्टा लेंगे, एकांतर मतलब उल्टा, एक का अंतर। देखो ऐसे लिया तो इसका ये हो जाएगा, कोण 1 का कोण 8 हो जाएगा, ठीक है, कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण कोण 8, कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण कोण 8, या कोण 1 का एकांतर कोण 8, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक, कोई डाउट नहीं। देखो हमें, हाँ ठीक है, चलो सुनो, पहले जो हम बता रहे हैं वो सीखो। कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण, तो कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण, देखो ये इधर है तो ये इधर होगा, बाहर ही होगा, बाहर मतलब उल्टा। देखो ये इधर है तो ये संगत होता, तो हम ये नहीं संगत होता तो हमारा ये रहता, जैसे हम करें तो देखो ये हो गया, तो इसका एकांतर बाह्य कोण ये हो गया, सिंपल से, बस देखते जाओ, रटते मतलब समझते जाओ, ये एकांतर बाह्य कोण ये हो गया। उसी प्रकार 5 का क्या हो जाएगा, उल्टा, 5 का उल्टा, ये इस साइड बाहर, ये बाहर है इस साइड है, बाहर है लेफ्ट साइड है, तो बाहर राइट साइड वाला क्या होगा, एकांतर बाह्य कोण उल्टा। ये देखो बाहर राइट साइड में है तो बाहर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एकांतर, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक। तो क्या एकांतर बाह्य कोण समझ में आएगा, यह मतलब कोण 1 कोण 8 और कोण 5 कोण 4 एकांतर बाह्य कोण होगा, ठीक है। अच्छा अगर आपने दे दिया कि एकांतर कोण बताओ, जैसे कोण 1 का एकांतर कोण बताओ, तो आप कहोगे कि यार एकांतर बाह्य कोण हमें पता है क्या है, तो वही होता है एकांतर कोण ये, लेकिन ये समझने के लिए कि बाहर वाला है, जैसे एकांतर कोण या एकांतर बाह्य कोण चीज एक है, ठीक है। तो कोण 1 का क्या हो जाएगा, कोण 8, दोनों के लिए सेम चीज है, ठीक है ना, कोण 1 का एकांतर कोण कोण 8, ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये सब आप प्रूव कर लोगे, सब आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल बस आप देखते जाओ, ठीक है ना, ठीक। अब देखो फिर क्या है, कोण 5 और कोण 4, कोण 5 और कोण 4 ये क्या दोनों बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार देखो अब अंदर की बात करें, अब अंदर राइट में नीचे की साइड है, राइट में ये है तो नीचे आ जाएंगे, तो ये राइट है तो इधर लेफ्ट वाला, मतलब कि कोण 2 कोण 7 क्या है, एकांतर अंतःकोण, कोण 2 और कोण 7 क्या है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण या अंतःकोण, अरे एकांतर कोण दोनों सही है। जैसे कोण 2 का एकांतर कोण कोण 7, कोण 1 का एकांतर कोण ये बाहर है, देखो सबसे पहले चुनो, जैसे हम कर दिए कोण 6 का एकांतर कोण बताओ, कोण 6 सबसे पहले अंदर है, तो हम अंदर में लेंगे, अंदर में अगर लेफ्ट वाला है तो अंदर में राइट वाला नीचे, मतलब नीचे, तो अंदर में राइट वाला नीचे, मतलब कोण 3 हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारा एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, कैसे होंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको बराबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने सीखा था ना मोबाइल को है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, तो उसे पहले एक्सेप्ट करो, जब सवाल आएंगे तो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक समझ में आएगा, अच्छा जब 60 120 है तो ये भी इसके बराबर होगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, सही, ठीक है, ठीक। उसी प्रकार देखो एकांतर अंतःकोण, 2 का 7 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, 2 का 7, ऐसे अंतःकोण और बाह्य कोण, एकांतर कोण समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अगर अब हमें हमारा सिचुएशन ये है कि अगर अब हमसे कोई एकांतर अंतःकोण पूछे तो भी हम बता देंगे, एकांतर बाह्य कोण पूछे तो भी हम बता देंगे, अगर हमसे कोई संगत कोण पूछे तो भी हम बता देंगे। अच्छा सच में एक बार ट्राई करते हैं क्या है। अच्छा एक काम करो, कोण 5 का संगत कोण बताओ, कोण 5 का संगत कोण, तो हम संगत कोण समान वाला से कहते, ये ऐसे है तो ये तो सिंपल, मतलब यही कोण 5 और कोण 7 संगत कोण हो जाएगा। अच्छा सर एक बात बताओ कि आप कोण 5 का ना एकांतर कोण बताओ, कोण 5 का एकांतर कोण, एकांतर के लिए उल्टा मतलब, और सबसे पहले ये बाहर, इसका लोकेशन बाहर है, मतलब कि बाहर में लेफ्ट साइड में है तो ये बाहर में राइट साइड में होना चाहिए, तो बाहर में राइट साइड में ही है, ठीक है ना। अब ये दोनों चादर से नापोगे तो सेम ही आएगा, आप नाप के देख लेना बनाकर, ठीक है ना। तो 5 बराबर कोण 4, ठीक समझ में आया। इसी प्रकार अब तक हमने जो सीखा एकांतर कोण और अंतःकोण, और एकांतर कोण और संगत कोण हमने सीख लिया, ठीक है, समझ में आया, ठीक। यही 2 मेन चीजें, इसी से सवाल बनता है, ठीक है ना।
और ये कोण और होता है। देखो जब दो रेखाएं कहीं भी काटती हैं, कटवा दिया, ठीक है, जब दो रेखाएं कहीं पर काटी तो एक बिंदु पर काटती हैं, हालांकि इसका डिफिनेशन दिया गया है। तो देखो ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के अभिमुख, ये शीर्ष, देखो इसका शीर्ष ये है, तो इसका तो इसके अभिमुख ये, मतलब इसके सामने वाला, इसके शीर्ष के सामने वाला, मतलब ये वाला, इसके सामने वाला ये क्या है, शीर्ष, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, इसका डिफिनेशन आ गया है। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये सत्य है। आप इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे, लेकिन ये होता है, आप चादर से नाप लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये होता ही होता है, इसमें डाउट ना रखना, ठीक है। अब देखो ये कौन सा कोण हमने बताया था, शीर्षाभिमुख कोण, इसका डेफिनेशन आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कोण ए किसके बराबर होगा, कोण 6 किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। केवल दो रेखाओं की बात हुई थी, दो रेखाएं, ठीक है, तो यहाँ पे दो रेखाएं, हमको इसी से मतलब है, मतलब इसमें शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो, मतलब कि कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 5। समझ में आया? अच्छा, लेकिन हमने संगत कोण से पढ़ा था कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, सही में, ठीक है, हाँ वो तो आपने बताया था, मतलब कोण 1 कोण 3 के बराबर है, ठीक है, लेकिन कोण 1 कोण 6 के भी बराबर है। अच्छा, इसका मतलब है, और कुछ समय पहले आपने बताया था एक अंतःकोण से कि कोण 3 और कोण 6 के बराबर है। ये क्या हुआ बताओ, सच में आपस में बराबर है क्या? जी हाँ, सच में बराबर है। कैसे? देखो शीर्षाभिमुख कोण से यह इसके बराबर हुआ और संगत कोण से यह इसके बराबर हुआ, मतलब यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, इसका मतलब यह इसके बराबर। समझ में? इसी प्रकार सभी आपस में रिलेटेड है, ठीक है। बस आपको 3 चीज याद रखना है। क्या रखना है? 3 चीज। उसमें क्या है? सबसे पहला शीर्षाभिमुख कोण, जो कि हमने से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो देखो जब ये शीर्षाभिमुख कोण है, तब यह भी तो शीर्षाभिमुख कोण होगा। देखो यह भी तो ऐसे बन रहा है, यह भी तो कोणवा बन रहा है, मतलब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अब क्या है, ये हमें समझ में आ गया, एकांतर अंतःकोण। अब देखो, अब थोड़ा सा तेज चलते हैं। अब देखो बहिष्कोण का, बहिष्कोण क्या होता है? किसी त्रिभुज या चतुर्भुज या बहुभुज की बढ़ी भुजा, बढ़ी नहीं बढ़ी भुजा, जिसको बढ़ाया गया है, बढ़ी भुजा तथा उसकी अगली भुजा के बीच बना कोण क्या होता है? बहिष्कोण कहलाता है। जैसे एक बहिष्कोण का प्रमेय भी होता है, जो कि आप जब ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इसका डेफिनेशन मैंने डाल दिया। तो बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण होता है कि किसी त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज है, इसकी बड़ी भुजा कौन सी, ये जो CD है, कौन सी भुजा बड़ी है? BC को बढ़ाया गया, तो यह बड़ी भुजा यह बढ़ेगी, तथा बड़ी भुजा तथा उसकी अगली भुजा, बड़ी भुजा ये हो गया, उसका अगली भुजा है ये, इसके बीच बना कोण क्या होता है? बहिष्कोण कहलाता है। तो ये इसका मतलब इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होगा? यह होगा। समझ में आया? इस वर्ग का बहिष्कोण क्या होगा? यह होगा। तो इसका देखो बड़ी भुजा, CD को बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ा दिया गया, E तक बढ़ा दिया गया, तो यह हो गया बड़ी भुजा, तथा इसका अगला, इसके बाद यही आता, इसका अगला भुजा के बीच बना कोण क्या है? बहिष्कोण। समझ में आएगा? बहिष्कोण भी समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, अब क्या है? संलग्न या आसन्न कोण। संलग्न या आसन्न कोण क्या होता है? तो जब दो कोणों में एक भुजा उपनिष्ठ हो तो उसे संलग्न या आसन्न कोण। देखो संलग्न मतलब है सटा हुआ, आसन्न मतलब भी होता है सटा हुआ। तो जब दो कोणों में एक भुजा उपनिष्ठ हो या कॉमन हो तो उसे संलग्न या आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक यह, इसमें दोनों भुजा कॉमन है, मतलब कोण इसमें और कोण इसमें संलग्न कोण है, क्योंकि इसमें यह भुजा कॉमन है, ठीक है। संलग्न समझ, इसका डेफिनेशन आप याद कर लेना, ये आपका काम है, समझ के याद करो, रटना नहीं है। संलग्न आसन्न का मतलब कि जब दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे संलग्न आसन्न कोण कहते हैं। समझ में आया? ठीक। अब क्या कहते हैं? अब देखिए इससे बहुत सवाल पूछता है, कोटि पूरक या पूरक कोण। इससे बहुत सवाल पूछता है, तो कोटि पूरक या पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखो हम लोग थे तो क्लियर याद रख लेते थे, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, तो क्या जब दो कोणों का 90 अंश, तो एक सिस्टमैटिक ढंग में आपको याद होना चाहिए ना। तो जैसे इसमें क्या है कि देखो कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, मतलब दो कोण है उनका योग 90 अंश है, तो उन्हें एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 40 का कोटि पूरक कोण कौन सा है? 50, और 50 का कोटि पूरक कोण कौन सा है? 90। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 90 है, क्योंकि 50 का जो 40 है, क्योंकि दोनों का योग क्या है? 90 है आंसर, ठीक है। मतलब कि 40 का कोटि पूरक, ऐसे आपको सवाल दे देगा कि 36 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात करो, तब तो 36 को आप समझ 90 से लेट करना है, ठीक है। और देखो फिर क्या है? संपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के, तो दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, ठीक है। अब देखो
हम तो सम से समकोण और समकोण से 90 अंश याद करते थे, इसलिए हमको डाउट हो जाता था। समपूरक मतलब समकोण नहीं होगा, मतलब 90 अंश नहीं होगा, 180 अंश होगा, मतलब समपूरक में 180 अंश आएगा। इसी तरह ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। समपूरक में 90 समकोण यानी 90 अंश नहीं आएगा, 180 अंश आएगा। मतलब कि जब भी पूछ ले गए कि 60 का समपूरक कोण बताओ, तो 30 नहीं होगा, 30 उसका कोटि पूरक होगा, 120 जो होगा उसका समपूरक होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अंतःकोण। किसी त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज या आकृति का अंत क्षेत्र बना कोण अंतःकोण होता है, ठीक है। अंतःकोण क्या होता है, किसी भी आकृति के अंदर बना कोण क्या होता है, अंतःकोण होता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर क्या है, देखो सम्मुख कोण। सम्मुख कोण इसका आपका यूज ना, इस सम्मुख कोण का यूज आपको जो चैप्टर त्रिभुज चतुर्भुज जो आगे आने वाले चैप्टर है उसमें आपको प्रॉपर एकदम अच्छे से यूज होने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा ना, इसको हल्के में ले। फिर क्या है, किसी, देखो कुछ कठिन नहीं है, फिर भी बस आपको एक बार अच्छे से बताना है, डेफिनेशन आपको याद करना है। किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज या आकृति में किसी भुजा के सामने, भुजा लेंगे तो उसे त्रिभुज वाले में आएगा, ठीक है, या कोण के सामने बना कोण सम्मुख कोण कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि देखो, किसी भुजा के सामने बना कोण या किसी कोण के सामने बना कोण सम्मुख कोण कहलाता है। जैसे त्रिभुज में ले तो त्रिभुज में किसी कोण के सामने कोण नहीं बन सकता, किसी भुजा के सामने कोण बनेगा, ठीक है। इसलिए कि त्रिभुज में किसी भुजा के सामने बना कोण, इसलिए मैंने लिखा है कि किसी त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज या आकृति में किसी भुजा के सामने बना कोण या कोण के सामने बना कोण सम्मुख कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें AB का सम्मुख कोण कौन सा है, AB का सम्मुख कोण 3 है, BC का सम्मुख कोण कौन सा है, 2 है। यही ऐसे ही आपको पूछेगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस कर लो। जैसे BC का सम्मुख कोण 2, AC का सम्मुख कोण, AC भुजा इसके सामने का कोण 1, मतलब AC का सम्मुख कोण 1 होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखो चतुर्भुज में है तो कोण 2 का सम्मुख कोण एकदम सामने वाला, ये देखो ऐसे, इसका मुख इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये नहीं कि इधर डाल दिया या इधर डाल दी, हमको यहीं पर डालना है, इधर, मतलब कोण 2 का सम्मुख कोण 4, कोण 1 का सम्मुख कोण 3, ठीक है। अब देखो तीसरा चीज, ये बहुत ज्यादा प्रॉपर यूज होने वाली है। जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच के कोणों का योगफल 180 अंश हो तो उसे रेखीय युग्म कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक रेखा है, ये बिंदु है, यह कितना अंश बनाता है, 180 अंश। ज्यादा से नापोगे तो भी 180 अंश बनाएगा, ठीक है। इसी कौन सा कोण कहते थे, ऋजु कोण, ठीक है। मतलब ये कि अगर कहीं भी एक रेखा खींचा है, उसके बीच में कितने भी लाइन खींचा हो, उसका सभी को जोड़ेंगे तो टोटल आर कितना कोण होने वाला है, टोटल 180 अंश कोण होने वाला है, जिसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। तो यही हुआ लिखा गया, जब 2 या 2 से अधिक कोणों का योगफल 180 अंश हो तो उसे रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। इसका यूज बहुत आगे सवाल में होगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो इसमें कोण ये प्लस कोण ये प्लस कोण ये, कोणों को ऐसे लिखते हैं, अपने से मान लेंगे ABCD ऐसे करके, फिर उसके बाद इसको ऐसे योग करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, यही मैंने आपको बताया था हम लोगों ने। सिंपल सी बात है कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, कुछ नहीं रटना है, तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, कटवा दिया तो क्या है, तो कटान बिंदु के विपरीत दिशाओं में बने कोण, तो कटान बिंदु के विपरीत दिशा में बना कोण क्या है, एक तो ये देखो, ये और ये विपरीत दिशा में नहीं है, ये और ये विपरीत दिशा में है, ये और ये विपरीत दिशा में, देखो एकदम प्रॉपर शब्द है, कहीं गड़बड़ ही नहीं होगा। जब दो सरल रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु के विपरीत दिशाओं में बने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, एकदम ही। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 ये आपस में बराबर होते हैं, ये 4 नापोगे बराबर ही आएगा। अब इसको देखा प्रूफ भी होता है, वो हम आपको अब देखो यही प्रूफ करेंगे। ये प्रमेय 6.1 है, देखे ना, प्रमेय को आपको सॉल्व करना है। सवाल आप भले करो या ना करो, लेकिन आपको प्रमेय सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपको लॉजिक भी समझ में आएगा कि नहीं हो क्या रहा है, ठीक है ना। इसलिए प्रमेय आपको समझना है, हल करना ही करना है। प्रमेय आपको जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि जो प्रमेय होता है एक सत्य कथन होता है। इसके बाद आप कहीं नहीं लिखने जाएंगे कि नहीं इसका जो इस जैसे रैखिक, इसको कहते हैं रैखिक युग्म। तो जैसे देखो, जैसे क्या है कि जब प्रमेय है तो केवल हम प्रमेय का नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल नहीं करना चाहते, वो तो हम सिद्ध नहीं करना चाहते, बस लिख देते हैं कि इस प्रमेय को अनुसार यह बराबर यह होगा, ठीक है। वो आगे आपको समझ में आएगा। देखो क्या है, प्रमेय 6.1 क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हो तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या हैं, तो हमें कि कटान बिंदु के विपरीत दिशा में बने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है, ये हमें समझ में आएगा था। अब ये कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, प्रूव करो। तो देखिए कुछ तरीके होते हैं जो हमने आपको पहले बता दिया था। सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है, क्वेश्चन के पढ़ो समझ में आएगा। दिया क्या है, दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर पर काट रही हैं, हमें केवल यही दिया है। देखो इसमें लिखा है यदि दो रेखाएं
परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये तो हमें सीधे करना है कि सीधे करो कि सीधा सीधा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिया गया है 2 रेखाएं दिया है, तो इसमें नाम नहीं दिया, तो नाम हम अपने से मान लेंगे कि माने तो 2 रेखाएं AB तथा CD। सबसे पहले चित्र बनाते हैं, ठीक है, जैसे दिया गया वैसे चित्र बनाएंगे। बना लिया, प्रोसेस सीखो, समझ में आएगा। ठीक है, हमने बना लिया AB और CD बना लिया, जो परस्पर ऊपर काट दिया अपने, हमने ऊपर इसे कटवा भी दिया, ठीक है, कटवा दिया। फिर क्या सिद्ध करना है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, ठीक है। अब सबसे पहले ये इतना लिखने आना चाहिए। लिखने आ गया, क्या दिया है, 2 रेखाएं परस्पर काटती हैं, सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। अब उसके बाद फिर हम उपपत्ति करते हैं, ठीक है। अब उपपत्ति कैसे होगा, सिंपल सी बात है। देखो क्या है ना, हम इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या है, देखो हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2। देखो समझो, हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक बात बताओ, जैसे यह एक रेखा है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। समझ में आएगा, सही सर करें, अगर इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यह भी तो एक रेखा है, इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि आपने इसको और इसको ही क्यों लिया, इसको और इसको क्यों नहीं लिया, उसका भी लॉजिक है, वो आपको आगे समझ में आएगा। इसको और इसको मैंने क्यों नहीं लिया, ठीक है, ठीक है। देखो हमने इसको और इसको लिया, क्यों, 180 अंश लिख दिया, इसका समीकरण नंबर 1, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म लिख दिया, समीकरण नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको ले लिए, तो 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश क्या है, रैखिक युग्म लिख लिया हमने। अभी तक समझ में आया, ठीक है। अब क्या है, अब देखो यदि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तो क्या होगा, 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो इससे होगा क्या कि हमें सिद्ध करना था कोण 1 बराबर कोण 2। इसका मतलब है कि समीकरण में कोण 1 और कोण 2 होना चाहिए, ठीक है। देखो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण 1 बराबर कोण 2, मतलब कि जो भी चीज आने वाला है उसमें कोण 1 और कोण 2 होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम वो समीकरण बनाएंगे जिसमें कोण 1 और कोण 2 हो। तो देखो इस कोण 1 प्लस कोण 4 समीकरण 1 बनाए, इसमें कोण 1 है, सही है, ये फिर हम ये बनाएंगे कोण 2 प्लस कोण 4, फिर इसमें कोण 2 है, ये भी हमने बना लिया। फिर तीसरा ये भी बना था कोण 3 प्लस कोण 2, इसमें भी कोण 2 था, लेकिन ये हमारा काम का नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखो ये घटाने तो आता होगा आपका बेसिक, ठीक है ना, ये आपको घटाने तो आता ही होगा। अगर ये घटाने नहीं आता है तब कुछ नहीं, इसको लिखते हैं, फिर नीचे माइनस चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। कोण 1 माइनस कोण 2 कोण 4, ये माइनस प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा। ये तो आपको बेसिक में आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आ जाएगा। नहीं आएगा फिर भी कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको आता ही होगा, ठीक है। फिर क्या है, देखो ये कट जाएगा, ठीक है। नहीं तो सुनो, मैं बता ही दे रहा हूँ कि मालूम नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना था, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना था। ये सब भूल जाओ, मान लो सिंपल सी गणित लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में घटा दो, राइट को राइट हैंड में घटा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल से मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी गणित लगा रहा हूँ, कोण 1 प्लस कोण 4, ठीक है, ये हो गया। इसमें से हम देखो इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है, क्योंकि जब इसको इसमें से घटाएं ऐसे इसमें जोड़ें कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। इसको हमने इसमें से घटा दिया, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस कोण 2 प्लस कोण 4, ठीक है, कोष्ठ बंद कर दिया, फिर बराबर में 180 माइनस 180, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बना, कोण 2 प्लस कोण 4, ठीक है, कोण 2 प्लस कोण 4, फिर देखो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ कोष्ठक हटेगा, तो माइनस कोण 2 फिर माइनस कोण 4 बराबर 0, 180 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये 1 4 कोण 1 यार, यहाँ पे कोण 1 है, ठीक है ना, माइनस 4 और कोण 4 यहाँ पे कट जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 कट गया, क्या बचा, कोण 1 माइनस कोण 2 बराबर 0, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। आप सिंपल सा वैसे भी घटा सकते हो, ये तो एक वे था कि लिख कर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो आगे इसको थोड़ा सा एक बार और देख लो, अगर आपको ये नहीं आता तो, लेकिन अगर ये आपको आता है तो तुरंत आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस देखो कोण 1 बराबर कोण 2 हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया ना, इसमें हमने लॉजिक क्या लगाया, देखो प्रमेय में थोड़ा सा बस एक छोटा सा लॉजिक है, देखो प्रमेय में आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि नहीं हमने उसके लिए क्या किया था, सवाल तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन प्रमेय में थोड़ा ध्यान पड़ेगा, प्रमेय आपको सीखना है, उससे भाग नहीं सकते, ठीक है। देखो अब इसी प्रकार हम क्या करें, हमें 3 और कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है, तो हम क्या करें, देखो हम सबसे पहले ऐसा समीकरण बनाए जिसमें 3 और 4 आना चाहिए, और कोई एक चीज दोनों में आ जाए तो क्या करेगा, माइनस से कट जाएगा। देखो कोई जिसमें देखो कोण 4 दोनों में आता तो माइनस से कट गया था, उसी प्रकार देखो हमें लेंगे कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, कोण 4 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, फिर दोनों घटा देंगे, एक कट जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी पर देखो एक हम सीधे करते हैं, फिर लिखते हैं इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 इति सिद्धम,
ये प्रमेय सिद्ध करने का तरीका है प्रॉपर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसी को आप एक बार और रिवाइज करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्रश्नावली 6.1। अब देखो प्रश्नावली 6.1 क्या है, करता है। प्रश्नावली 6.1 है कि देखो सबसे हमें दिया है कि रेखा, सबसे देखो सवाल देखकर घबराना नहीं, उसको बस हमें देखना है कि हमें क्या क्या दिया है। बस तीन ही चीज़ तो देखना है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, फिर तरीका क्या है। बस सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, बना लिए। फिर देखो दिया है कि रेखा ए बी तथा सी डी बिंदु ऊपर काटती है। क्या है रेखा बी सी डी? ए बी यह रेखा है और सी डी यह रेखा बिंदु ऊपर काटती है। ठीक है सर, आपने बताया, अभी तक समझ में आया। तथा ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी क्या है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई मतलब यह और यह का योग कितना दिया, 70 अंश दिया है। ठीक है, और बी ओ डी का मान 40 दिया है। ठीक है, ठीक है, जो जो हमने दिया उसको हमने बना लिया प्रॉपर। हमने समझा कि अच्छा इसका योग हमें क्या दिया, 70 अंश दिया है और इसका मान हमें 40 अंश दिया। ठीक है, हमें समझ में आ गया। फिर क्या है, फिर हमें ज्ञात करना है कोण बीओई व प्रतिवर्ती सीओई का मान। कोण बीओई व प्रतिवर्ती सीओई, बीओई कहाँ है, बीओई, कोण बीओई है, कोण बीओई हमें बीओई 30 अंश, तो हमें क्या दिया, अच्छा बीओडी का मान दिया था ना। अच्छा ये हाँ ठीक है, देखो एओसी प्लस बीओई का योग 70 अंश दिया था ना, हमें केवल बीओई का मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण सीओई, सीओई। अब देखो यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण आ गया ना, इसलिए जब आपको प्रतिवर्ती कोण का मतलब ही नहीं पता हो तो तब कहाँ से कर पाते हैं। देखो अब प्रतिवर्ती का मतलब कि देखो वह जो कोण होना चाहिए, देखो इसमें 2 कोण बन रहा है, सीओई में 2 कोण बन रहा है, सीओई में पहला एक तो ये अंदर वाला बन रहा है, एक तो बाहर वाला बन रहा है। तो ये अंदर वाला जो बन रहा है तो न्यून कोण बन रहा है, मतलब यह तो होगा नहीं। अब हमें याद करना प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 अंश से अधिक होता है। अब देखो अगर हम इसको 180 अंश में जब यहाँ पे जाता है तो ये 180 अंश होता है, मतलब अगर ये सी वाला कहीं इधर होता तब वो कुछ अधिक होता है। लेकिन हमें जब ये यहाँ पे आ गया मतलब कि 180 अंश से अधिक, मतलब कि जो यह वाला कोण है ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है ना, मतलब यह वाला जो कोण है यह प्रतिवर्ती कोण है। ठीक, मतलब हमें कोण हमें देखो जो चीज़ ज्ञात करना है, एक यह ज्ञात करना है और एक यह ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। अब देखो इस वाले चैप्टर में केवल रैखिक योग में लगने वाला है। देखो रैखिक योग में कैसे लगाएंगे, कोण एओसी प्लस बीओई प्लस सीओई बराबर 180 अंश। देखो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें समीकरण बनाना है। समीकरण बना के जितना भी समीकरण बना के उसे एलिमिनेट करते जाना है। देखिए क्या है, इसका एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई, इसका तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। क्यों, रैखिक योग में, वो हमने सीखा था। ठीक है ना, वो हमने रैखिक योग में आपको बता देगा, अगर सरल रेखा है तो तीनों कोण 180 अंश होगा। ठीक है, हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो हमने लिख लिया। अब हमें इन दोनों का योग 70 अंश दिया था, यह दिया ही है, ये 180 दिया। यहाँ से हमें सीओई का मान कितना बोला है, 110 अंश। सीओई का मान पता चल गया। ठीक है, मतलब एक समीकरण है, हमें समीकरण ये हमें मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे समीकरण। देखो अब कौन सा बन सकता है, एक तो हमने ये बना लिया, ये तो उधर है नहीं कि बने। अब देखो यही एक रेखा रहा है, मतलब ये वाला भी तो बन रहा है। ठीक है, मतलब सीओई प्लस ईओबी प्लस ईओडी, ये तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। तुरंत हम फिर बना दिया जाएगा समीकरण। अपने से कुछ सोच थोड़ी नहीं, ये तो सवाल ही बता रहे क्या कर रहा है। ठीक है, सीओई प्लस बीओडी बराबर 180 अंश, कैसे, रैखिक योग में से। ठीक है, फिर 110 अंश, इसका मान हमने पीछे से ज्ञात कर लिया था। देखो पीछे सीओई 110 अंश है, यहाँ पे हमने रख दिया। बीओई हमें पता ही नहीं है, बीओडी बराबर हमें दिया ही है 40 अंश, क्वेश्चन में ही दिया था 40 अंश, ये 180 अंश है। फिर देखो यहाँ से बीओई का मान हमारा 30 अंश आ गया, समझ में आ गया, 30 अंश आ गया ना। ठीक, अब हमें मान पता चलेगा। अब हमें प्रतिवर्ती कोण सीओई का मान चाहिए, तो प्रतिवर्ती कोण सीओई, तो सीओई क्या है, सीओई देखो हमारा ये है, तो प्रतिवर्ती कोण देखो सीओई तो है, लेकिन प्रतिवर्ती को ये मतलब ये कि हमें ईओबी प्लस बीओडी प्लस एओसी, ये तो देखो 180 अंश हो जाएगा। आपको ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ये सीधी रेखा है तो ये प्रॉपर ये पूरा 180 अंश हो ही गया। मतलब ये और ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण सीओई पता हो चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हम वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो हम वही किए हैं, प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर क्या हो जाएगा, एओसी प्लस एओडी प्लस डीओई प्लस बीओई। ठीक है, तो बीओडी प्लस एओडी बराबर 180 अंश। ठीक है, ये रैखिक योग में से। ठीक है, मतलब वही जोड़ देंगे, 40 अंश बराबर एओडी प्लस 180, एओडी बराबर 140 अंश। ठीक है, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से कोण सीओई बराबर 70 अंश प्लस 40 अंश प्लस 40 अंश, मतलब 250 अंश। ठीक, ये हमारा हो गया। समझ में आया ना। देखो कुछ हमें करना नहीं है,
प्रोसेस एक ही है। देखो रेखागणित से डर इसलिए लगता है ना कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि यार हमें करना क्या है, लेकिन देखो इसमें कुछ बहुत बड़ा वो लॉजिक नहीं लगाना है, बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करो। जैसे रेखागणित का कोई भी सवाल है, सबसे पहले लिखो दिया क्या है, क्या ज्ञात करना है, क्या हम अगर जरूरत पड़े तो रचना करें, उसके बाद फिर आप गणना कर लो, मामला आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सवाल कर रहा है कि दिया है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर काटती हैं। एक्स वाई और एम एन ये रेखा है, ठीक है, बिंदु ओ पर काटती है, समझ में आ गया। फिर क्या कर रहा है, कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश। पी ओ वाई मतलब यहाँ पे एक और किरण गई है जिसका मान 90 अंश दे दिया, ठीक है, तथा ए बी अनुपात ए ओ बी यह अनुपात ये बराबर 2:3 है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है कोण एक्स सी एन, हमें कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, हमें कोण सी का मान ओवरऑल चाहिए, ठीक है, और ये अनुपात बी बराबर 2:3 दिया, ठीक है। तो हम देखो ज्ञात करेंगे। अच्छा, जब यह 90 अंश है तो यह पूरा भी 90 अंश होगा, ठीक है, ये यानी ए प्लस बी बराबर 90 अंश होगा, ठीक है, समझ में आएगा। अच्छा, ये हमें लिख दे के दिया है, ठीक है। अब कोण पी ओ एक्स में ए और बी का मान निकालने पर देखो, जब भी अनुपात दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा वही ट्रिक है, मतलब तरीका ये होता है कि हम माने। अब देखो 2:3 है ना, तो इसको हम मानेंगे कि माना जो कोण ए है वो 2x है और बी है 2b है, कुछ भी मान ले, एक चर राशि मान करते हैं, मतलब चर राशि मान के ऐसा करते हैं, अनुपात को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक, आप में एक ही सवाल है, देख लो। लेकिन जब भी अनुपात आपको दिया रहे, आपको उसको संख्या में ज्ञात करना है, तो अपन इस मानेंगे कि ए बराबर क्या होगा, 2 नहीं होगा, ए बराबर 2x होगा, बी बराबर 2b होगा, ठीक ना, मतलब ए बराबर 2x होगा, बी बराबर 3x होगा। रेखा को मतलब अनुपात को ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 2x, हमने मान लिया, बी बराबर होगा 3x। अब हमारा अनुपात से हमारा संख्या में परिवर्तित होगा, मतलब अनुपात से संख्या में परिवर्तन के लिए कोई भी एक चर राशि को मान लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने x माना, तो a बराबर 2x, बी बराबर 3x, ठीक है। फिर क्या होगा, a बराबर 2x हो गया, बी बराबर 3x हो गया। अच्छा, मतलब हमें अनुपात हट गया, हमें मान पता चल गया। जैसे a अनुपात b दिया तो ये नहीं कि ये 2 है 3 है, हमें ऐसे नहीं करना, 2x 3x करके मानेंगे, ठीक है। अब क्या है, देखो अब यह 2x है, ये 3x है, लेकिन इन दोनों का योग तो 90 अंश है, हमें तो दिख रहा है, चूंकि ये 90 अंश तो ये भी 90 अंश होगा, वही देखो हमने किया, 2x + 3x बराबर 90 अंश, तो 5x बराबर 90 अंश, यानी x बराबर 18। अच्छा, जब x बराबर 18 माना गया तो लेकिन ये x बराबर, तो a बराबर क्या होगा, जब x बराबर 18 अंश तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 18 दूना 36 अंश, और b बराबर क्या होगा 3x, 18 × 54 अंश। मतलब ये कि अनुपात से हमने a और b का मान निकाल लिया। समझ में आया, पहले हमने क्या किया, कुछ हमने नहीं किया, बस जैसे सवाल आ रहा है वैसे चलते जा रहे हैं, अनुपात से हमने मान निकाल लिया। अब देखो आगे क्या है, अब आगे ये है, अब देखो अब आगे है, अब फिर क्या है, अब देखो क्या है, अब हमें देखो हमें इसका और इसका मान पता हो गया, इसका मान पता हो गया, अब हमें इसका मान चाहिए। अच्छा, अब देखो ये रेखीय हम कहाँ बना रहे हैं, ये और ये मिलकर एक रेखीय योग बना रहा है ऐसे, इसका मान पता है, इसका मान तो नहीं निकल जाएगा, सिंपल वही बात है, यम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन, यम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन बराबर 180 अंश। इधर से यम ओ एक्स बराबर 54 अंश हमने पहले निकाल ही लिया पीछे से, और ये एक्स ओ एन हमें पता ही नहीं, यही तो निकालना था 180 अंश, ये घट जाएगा 126 अंश, ठीक है, यही बहुत कठिन है, सिंपल सी बात, ठीक। अब क्या है तीसरा क्या है, तीसरा हमारा ये है। अब देखो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल में भी वही करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस जैसे दिया वैसे करो। जैसे दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर पी आर टी, जब भी कोण बराबर होते हैं तो ये साइन समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमने इसको डबल डैश किया तो ये भी डबल डैश करूंगा, तो क्योंकि ये दोनों कोण समान है, ये दिखाता है कि कोण समान है, ठीक है। ये सेम साइन, सेम नंबर ऑफ ये खींचना दिखाता है कि कोण समान है, हमारा हम लोग का नोटेशन होता है, ठीक है। अगर हमें 3 कर दें, यहाँ भी 3 होगा, ठीक है, ये देखते रहेंगे, ठीक। फिलहाल समझ में, फिर सीधे क्या करना है, पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी, हमें ये सीधे करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो पत्ती में, अब जैसे देखो यह दिया है, सबसे पहले आप सोचिए इसमें लग क्या सकता है, इसमें तो देखो ओवरऑल एक ही चीज लग सकता है, रेखीय युग्म, बाकी उसमें और कोई नियम नहीं लग सकता, चूंकि हमने जो अब तक पढ़ा है, तो इसमें रेखीय युग्म लगा दो। क्या है देखो, तो यह प्लस यह बराबर 180 अंश लिख दिया, यह प्लस यह क्या होगा बराबर 180 अंश लिख दिया, ठीक है। अब समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 से जब दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब आप इसमें घटा भी सकते हो, लेकिन मैं जैसे ये कर रहा हूँ कि देखो ये भी 180 अंश है, ये भी 180 अंश, मतलब 180 अंश की जगह ये लिख सकते हूँ, मतलब इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ था 180 अंश की जगह हमने ये लिख दिया, मतलब इसको यहाँ पर लिख दिया, ये बराबर ही आ गया। समझ में आया कैसे एक बार फिर से रिवाइड करके देख लो मैंने क्या बताया, ठीक। अब देखो क्या है, वो हमने लिख दिया। अब देखो, अब इसमें एक चीज दिया था, ये तो हमने 4 चीजें अलग ले ली जिसमें कोई समानता नहीं था कि कट जाए, लेकिन एक चीज पहले दे रखा है कि पी क्यू आर किसके बराबर, पी आर क्यू के बराबर है।
तो पी क्यू आर पी आर क्यू पी आर क्यू पी क्यू आर, ठीक है। पी आर क्यू को हमने पी क्यू आर लिख दिया, पी आर क्यू को हमने पी क्यू आर यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब देखो जब जैसे ये हुआ ये और ये कट गया, ये क्या बचा, ये इसके बराबर हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक। कुछ कठिन नहीं है, एक बार देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन ये कर रहा है, देखो कुछ नहीं, जो जो दिया है बस प्रोसेस हमें सीखना है कि हमें क्या दिया है, कैसे क्या करना है। दिया क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, हमें ये दोनों दिया है, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि रेखा, मतलब रेखा को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेखा को सिद्ध करने के लिए क्या पड़ेगा। देखो अब क्या होता है, देखो लॉजिक ये है कि जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, देखो जो रैखिक युग्म होता है, ठीक है, ऐसे देखो हम उल्टा चल रहे हैं। यदि एक रेखा है, यदि यह एक रेखा है, यदि यह एक पूरा रेखा है, तब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अभी तक समझ में आया। यदि यह एक रेखा है तो ही न जाकर यह एक इसका और इसका योग 180 अंश होगा, जो कि ये जब रेखा नहीं रहेगा, किरण रहेगा तो ऐसे जाएगा, तो इनका और इसका योगफल 180 अंश का होगा। इसके लिए ये रेखा होना जरूरी है, मतलब कि यदि यह एक रेखा है तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। इसी को उल्टा, जब किसी भी दो कोणों का योग जब 180 अंश हो तो वो क्या बनाएंगी, एक रेखा बनाएंगी। उल्टा समझ में आया, मतलब रैखिक युग्म के विलोम से, क्या विलोम से, कि जब दो कोणों का योग, जब एक रेखा होती है तो ही उन दोनों, तब एक किरण काटती है तो इनके बीच का कोण, मतलब तो क्या होता है, 180 अंश होता है। तो एक रेखा होती है तभी इन दोनों पे 180 अंश होता है। उसी प्रकार इसका उल्टा, जब 180 अंश है तो इसका मतलब यही है कि यह क्या होगा, यह एक रेखा होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, हालांकि लग रहा है लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि इनका योग, मतलब कि ये क्या करेंगे, किसी का भी इसका प्लस इसका योग 180 अंश है, या इसका प्लस इसका योग क्या है, 180 अंश है। जब यह 180 अंश हमने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब एक रेखा है। चूंकि जब यह एक रेखा है होता तो इसका योगफल 180 अंश होता है, जो हम अभी तक यूज करते हुए हैं। लेकिन इसमें यह नहीं दिया कि इसमें एक रेखा है, इसमें हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि इसका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। सिंपल, रैखिक से विलोम से, ठीक। देखो अब ये हल कैसे होगा, हल करने का सिंपल है, सिद्ध करने का करेगा। उपपत्ति क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु अगर ले तो इसके चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश, संपूर्ण कोण से जगह कोण की परिभाषा देखो, ठीक है। यानी एक्स प्लस वाई बड़े जेड 360 अंश, ठीक। फिर क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हमें दिया था, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया था, एक इसके बराबर 360 के, ठीक है, हमने लिख दिया 2x प्लस वाई बराबर है, मैंने एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। इसका मतलब यही है कि यह एक रेखा है। चूंकि जब ये रेखा है तभी तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि रेखा के विलोम से यह रेखा है, ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें भी देखो अब तक हमने कोई भी सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं लेगा, बस जैसे दिया है वैसे हम करते चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें है आपका, देखो अभी देखो क्या इसमें दिया है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। समझ में आया कि पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर, रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण ओ आर किस पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, ठीक है। किरण ओ पी व ओ एस के बीच, ओ एस एक अन्य किरण है, किरण ओपी और ओ एस के बीच किरण, देखो किरण ओपी व ओ एस के बीच किरण ओ एस एक अन्य, ओपी और ओ आर होना चाहिए, ओपी और ओ आर होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक क्या है, एक अन्य किरण है, ठीक है। फिर हमें देखो इसमें सीधे क्या करना है, हमें सीधे करना है कि कोण क्यू ओ आर ओ एस, ये सब देकर घबराया ना करो, और उसको देखो अपने से नाम देकर हम छोटा कर देंगे, आर ओ एस नाम दे दो। देखो हमने इसको नाम दे दिया अपने से एक, ठीक है, यहाँ पर हम, ठीक है, बराबर 1/2 हमारा लिए सीधे करना है, ठीक है। सीधे करने के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। नामकरण कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि यह कोण, इसको देखो हमने नाम दे दिया, कोण आर ओ एस बराबर 1, पी ओ एस बराबर 2, क्यू एस बराबर 3, आर ओ क्यू बराबर 4, हमने नाम दे दिया, ठीक है। सबको हमने देख लिया कौन कौन कहाँ है, ठीक है। फिर अब क्या है, अब हुआ ये, अब देखो कितने समीकरण बन सकते हैं। समीकरण कैसे कितने बन सकते हैं, देखो कोण 3 जो बराबर होगा, देखो इसमें कोण 3 जो है ये दिया, कोण 3 क्या है,
कोण 1 और 90 अंश का योग है। तो ये एक समीकरण बनाना है। तो जितने समीकरण, देखो सवाल हल करने का यही लॉजिक है, जितने समीकरण बन रहे हैं सबसे पहले वो बनाओ। तो हमें पहला समीकरण ये दिखा, तो हमने पहला समीकरण ये बना लिया, कोण 3 बराबर कोण 1, मतलब कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस 90। पहला समीकरण बन गया, ठीक है, बन गया ना, ठीक। अब प्लस फिर क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90। कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 अंश होगा। कैसे होगा, जब यह 90 अंश है तो यह भी 90 अंश होगा, इसका उल्टा वाला, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90। मतलब ये हमने एक समीकरण यह बना लिया, एक समीकरण यह बना लिया, दो समीकरण में बन गया, ठीक है ना। अब देखो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब दो समीकरण हमारा बना। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर दोनों में कुछ कॉमन है, अगर दोनों समीकरण में कुछ कॉमन है तो उसे क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर दोनों समीकरण में कुछ कॉमन है घटा देते हैं, तो घटाने से क्या होता है, वो कट जाता है। तो कट जाता है तो हमें कुछ न कुछ परिणाम जरूर मिलेगा। हमने समीकरण बना के घटा दिया, देखो घटा दिया यहाँ पर, माइनस माइनस चिन्ह लगाकर, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। कोण 3 माइनस लगाकर -1 -2, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे, मतलब आप एक साइड करके भी कर सकते हैं, मैंने वैसे ही कर दिया। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देखो आ गया, सिंपल सा, मैंने कुछ नहीं किया, केवल बस दो समीकरण बनाया, उसके बाद फिर मैंने घटा दिया, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता था कुछ करना है, लेकिन फिलहाल जो आ रहा है उसी अनुसार से चलते जाएंगे, उत्तर आता जाएगा, ठीक है। देखो कोण 3 माइनस कोण 2 ऐसे ऐसे कट गया, 90 90 से कट गया, ऐसे कोण 1 बराबर 1/2 कोण 3 माइनस कोण 2, और कोण 1 क्या था, ROS था, देखो कोण 3 ऐसे ऐसे घट गया, ऐसे ऐसे आया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया, फिर कोण 1 बराबर 1/2 कोण 3 माइनस कोण 2, फिर कोण ROS बराबर 1/2 कोण POS माइनस POS 2 POS कोण POS, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। इसमें कुछ कठिन था, कुछ नहीं था, बस एक बार दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और प्रैक्टिस की भी करने का मतलब ये है ना कि देखो रेखागणित का सवाल इसी तो लगता है कि बस वही चीज़ देखना है, बस क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है, बस पहले देखना है कि हमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। उसके बाद फिर जितने समीकरण बन सकते हैं वो बनाइए, उसके बाद समीकरण को घटाकर एलिमिनेट कीजिए। अगर जो जितने समीकरण बने, ये सब जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ आप उसे लिख दीजिए नोट्स में। ये सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया है ऐसे भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखना है कितने समीकरण बन रहे हैं, फिर समीकरण में अगर कुछ कॉमन है, दो समीकरण बने, अगर उसमें कुछ कॉमन है तो आप उसे घटा दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो दोनों में से एक रिलेशन मिल जाएगा, फिर उसका कहीं ना कहीं यूज होगा सवाल में, ठीक। उसी प्रकार आप देखो लास्ट में, अब लास्ट वाला सवाल क्या है, लास्ट वाला सवाल आपका कह रहा है कि दिया है कोई XYZ बराबर 64 अंश, XYZ बराबर 64 अंश हमें ये दिया है, ठीक है, हमें दे दिया। फिर XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, मतलब कि जो XY है ना, इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया, ठीक है। जैसे बस दिया वैसे बना लो, ठीक है, बना हमने बढ़ाया गया। तथा किरण QY, जो किरण QY है, इन दोनों का ये मतलब ये जो कोण है इसका समद्विभाजक है, मतलब यह बराबर कोण यह बराबर कोण यह होगा, ठीक है। ये हमें दे दिया, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कोण XYQ, XYQ मतलब हमें यह कोण ज्ञात करना है, और देखो प्रतिवर्ती कोण PYQ मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें अपन कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना हमें क्या तो गणना में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है। हमें दिया है कि यह कोण इसके बराबर है, ये हमें दिया है, ठीक है, हमको दे दिया है। अब देखेंगे, अब देखो अब इसमें क्या लग सकता है, इसमें कई कोणों का योग है, ये तो समझ में आ रहा है, देखते कि इसमें कई कोणों का योग है, कई कोणों का योग है, तो इसमें क्या लगेगा, रेखीय क्यों, अच्छा रेखीय क्यों हम इधर लगाएं, हम चूतिया थोड़ी इधर क्यों लगाएंगे, इधर है कोणों ना, तो हम इधर लगाएंगे, ठीक। तो हम ये तीनों का, ठीक है, हम 1 2 3 ये कर दिए। तो हम मतलब इसमें हम क्या करें, रेखीय योग में लगा दिया, क्या होगा, तो इन तीनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा, इन तीनों का योग 180 अंश होगा। लेकिन यह दोनों तो बराबर दिया था, दोनों बराबर दिया था ना, तो हम लिख देंगे, तो किसी एक को ले लेंगे, मैंने एक को ले लिया, PYQ को ले लिया, PYQ का मैंने इसको ले लिया, ये दोनों बराबर है, मतलब PYQ प्लस PYQ बराबर 64 अंश। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो मैंने लिया PYQ प्लस PYQ बराबर प्लस XYZ बराबर 180 अंश, तो PYQ बराबर प्लस, देखो प्लस, अब जो बाकी जो है इसका तो मान दिया था 180 अंश, PYQ बराबर 180 माइनस 64 अंश मतलब बराबर 116 अंश, ठीक है। तो PYQ बराबर 116 मतलब 58 अंश, ठीक है। PYQ बराबर 28 से हल करना, 58 आ जाएगा। अच्छा PYQ किसके बराबर था, ZYQ के, तो मतलब इन दोनों का मान क्या होगा, 58 अंश, इन दोनों का मान क्या होगा, 58 अंश। मतलब है कि इसका मान भी 58 अंश है, इसका मान भी 58 अंश है, इसका मान भी 64 अंश है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें देखो प्रतिवर्ती को PYQ का, प्रतिवर्ती यही वाला नहीं है, प्रतिवर्ती इसको उल्टा वाला होगा, ठीक है। प्रतिवर्ती मतलब बाहर का कोण, मतलब रिप्लेस एंगल 180 अंश से अधिक होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मतलब कि ये निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें इसका योग चाहिए, और ये तो 180 अंश होगा, चूंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन है तो 180 अंश मतलब रिजु कोण है, तो ये तो 180 अंश हो गया, ये 64 अंश हो गया। ये कितना है, ये हमने 58 अंश निकाला था, 58 अंश निकाला था ना, ये 180 64 58 अंश। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, देखो सेम वही हमने किया,
प्रतिवृत्ति पी के लिए इन तीनों को हमने जोड़ दिया, क्या है 302 अंश। इसी प्रकार हमने जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6 तक हमने लगा लिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लगा लिया, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हमने बताया यह है कि मतलब हमारा प्रयास ये था, देखो इसका सोल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं, कुछ स्टेप्स जो होता है वो आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप जुड़े रहिए, अब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी पढ़ाइए। और कई, जैसे मैंने आपको कल ही कहानी बताया था कि शेयर करने से क्या होगा कि अपने दोस्त भी आगे बढ़ेंगे, वो भी मेहनत कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि हमसे पढ़ने का मतलब यही है कि भाई ये टॉपर नहीं है, पूरी क्लास टॉपर होना चाहिए, सभी की सभी 99% आने चाहिए, सबको मतलब ओवरऑल आना चाहिए। ये नहीं कि हम चोरी से पढ़ेंगे, हमारे अंदर ये भावना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी माँ पिता का हमें पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखिए हम किसी का हमारे ऊपर कर्ज है, ठीक है ना, जिसे हमें अदा करना है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है, वो मतलब वो मालिक ऐसा है, वो जो जिसने हमें कर्ज दिया है, वो कभी भी किसी भी स्वार्थ से हमें कर्ज नहीं दिया उसने अपनी पूरी जीवन हम पर निछावर कर दिया है, ठीक है ना। और हम इतना पढ़ने में अगर मर जाएं तो यार हम खत्म है, ठीक है ना। हम तो हमें अपनी लाइफ में थू होनी चाहिए। इस हिसाब से हमें पढ़ाई में तो एकदम प्रॉपर करनी है। अब उसमें कुछ ज़्यादा ये रोना वोना कुछ नहीं है कि नहीं हमें पढ़ना है, समझ में आना, बस इसी प्रकार पढ़ते रहना है। इसी तरह थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको अच्छे से बताना है, इसलिए टाइम तो लेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट आने वाला है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने मन से पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और इस वीडियो में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आप सुझाव क्या मतलब आप तुम लोग हमें थोड़ी सुझाव दोगे, लेकिन फिर भी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, ठीक है, कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो बताइए, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, या कुछ रह गया तो बताइए। अगर उस जेन्युइन होगा तो हम उसे सुधार करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो सीधा सा हम बात करते हैं, स्वार्थ हमारा भी है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें वो नहीं है कि नहीं है, कुछ नहीं, हमारा भी स्वार्थ है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा स्वार्थ ये है कि यार मतलब एक ये है कि कुछ अंदर से वो करने का है कि यार कुछ को आ जाए, मतलब मेरी वजह से अगर कुछ लोगों को अगर कुछ पढ़ने को मिल जा रहा है या कुछ समझ में आ जा रहा है, तो उसमें मतलब मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। जो ऊपर वाला है वो मुझे ब्लेसिंग देगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसी सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।